नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 52 नंबर क्वेश्चन। शांति कुंज की स्थापना कब हुई? अच्छा, हमें यहाँ पर बताना है शांति कुंज की स्थापना कहाँ पर हुई। शांति कुंज वर्तमान में इसे शांति कुंज कहा जाता है। इसका असली नाम क्या है? गायत्री तीर्थ। ठीक है, गायत्री तीर्थ भी इसको कहा जाता है। इस चीज को आपको नोट करना है। गायत्री तीर्थ किसको कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है शांति कुंज को। इसकी स्थापना जो हुई थी 1971, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। 1971 में क्या हुआ था? गायत्री तीर्थ यानी शांति कुंज की स्थापना हुई थी और हरिद्वार में स्थित ये हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार में है भाई, इस चीज को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास है। यहाँ पर आपको बताना है छरबा आंदोलन का संबंध किस जनपद से है। तो छरबा आंदोलन का संबंध किस जनपद से है आपको बताना था। छरबा आंदोलन, देखिए ज्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। ये देहरादून में हुआ था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो छरबा आंदोलन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, देहरादून में स्थित हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। ये देखिए, इसमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? शायद मैंने आपको इससे बाद वाले शायद में उसकी वीडियो पहले आ चुकी थी, उसमें बताया था कि जो बंदोबस्ती व्यवस्था है वो दहसाला बंदोबस्ती नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो पहले बता चुका हूं, डेली में बता रहा हूं, याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में भाई अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा के चुनाव में क्या आप एक एमपी को वोट देते हो? तो बिल्कुल देते हो भाई। ठीक है, तो एमपी का चुनाव हो चाहे विधानसभा में एमएलए का चुनाव हो, इसमें आप अपनी तरफ से प्रत्यक्ष वोटिंग करते हो। ठीक है, मतलब आप वोट देते हो। लेकिन यहीं पर क्या होता है, विधान परिषद, ठीक है, जो विधान परिषद होती है या राज्यसभा होती है, यहाँ पर हम लोग अपने आप नहीं चुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर अलग वोटिंग सिस्टम होता है और यहाँ पर अलग वोटिंग सिस्टम होता है। तो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपके पास, प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो पूछा गया प्रश्न है, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, लोकसभा के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपने याद करी होगी। सरल कर मैंने आपको बताया था 100 रॉ लॉ। ठीक है, तो सरल क्या था भाई? सरल में 79 में आपका यहाँ पर 80 हो जाएगा और 81, तो ये आपको याद हो गया होगा। सरल आपसे पूछता है संसद किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो संसद हो जाएगा आपका 79। संसद यानी कि 3 भाग, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनता है भाई? संसद बनता है। वहीं पर राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है राज्यसभा? तो आ जाएगा आर्टिकल 80 में। अच्छा, लोकसभा जिसकी अभी बात चल रही है लोकसभा, तो लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में। तो इस चीज को याद करिएगा। ठीक है, और आपने सुना होगा राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है भाई? राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके चुनाव में आपने सुना होगा कि 1 लाख वोट पड़े। अब सॉरी 5-6 लाख वोट पड़े। ठीक है, तो 5 लाख इनको भी पड़े थे, 2.5-3 लाख रुपए, सॉरी 2.5-3 लाख वोट इनके जो अपोजिट में कैंडिडेट खड़े थे उनको भी पड़े। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि यार राष्ट्रपति को हम तो वोट करते नहीं, ना ही हमारे पास एमएलए एमपी है, लाखों में संख्या उनकी हो, तो फिर ये वोट पड़े कैसे? ये यहाँ पर क्या होता है, जो आपके विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में जितने भी आपके मेंबर होते हैं भाई, या फिर आपके जितने एमपी होते हैं किसी राज्य से, एमपी मतलब लोकसभा सीटें, जैसे उत्तराखंड में 5 है, वैसे यूपी में 80 है। जैसे उत्तराखंड में विधानसभा सीटें आपकी 70 है, किसी अन्य राज्य में ज्यादा है। तो जो ये आपके विधानसभा प्लस लोकसभा के मेंबर होते हैं, इनकी वोटों की वैल्यू निकाली जाती है पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर। एक बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है, विंसर का है कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो यहाँ से उत्तराखंड से एक विधायक की वैल्यू क्या आई थी वोट की? ठीक है, एक विधायक की वैल्यू क्या आई थी वोट की? 64। ठीक है, यानी अगर एक विधायक राष्ट्रपति के फेवर में वोट करेगा तो 64 काउंट होगा। तो इस चीज को नोट करिएगा। जो उत्तराखंड से एक एमएलए की वोट की वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 64 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास है, सीकर तकनीकी। ठीक है, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीकी के साथ, क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस क्या है भाई? सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल हो जाएगी। इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, ब्रह्मोस। अच्छा, इसका ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? कभी आपसे पूछ सकता है भाई, ये ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? एक नदी आपने सुनी होगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है भाई? भारत में है। प्लस ब्रह्मोस अगर मैं बात करूं किसकी सहायता से बना, तो भारत प्लस रशिया। ठीक है, भारत प्लस रशिया की सहायता से ये बना, इसीलिए इसका जो आगे का नाम है भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला जो नाम है एक रूस की नदी है मास्कवा। ठीक है, मास्कवा नदी, इस नदी का नाम हो जाएगा मास्कवा।
ठीक है, मास्कवा नदी। तो इस दोनों ब्रह्मपुत्र प्लस मास्कवा नदी को मिलाकर क्या बना आपका ब्रह्मोस बना। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण वर्तमान में ब्रह्मोस काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, ब्रह्मोस आपने सुना होगा, ये भारत का एक स्वदेशी निर्मित है, लेकिन सहायता से किसकी बनाया गया, रूस की सहायता से। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि किसकी सहायता से ये बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश को हमने हाल ही में एक्सपोर्ट करा, तो फिलीपींस को हमने एक्सपोर्ट करा। ठीक है, फिलीपींस को, इस चीज को नोट करना है, फिलीपींस को हमने क्या करा भाई, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करा। हाल ही में फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करा। तो ये चीज आपको देखनी है। भारत अब जो डिफेंस सिस्टम है इसमें भी आत्मनिर्भर हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी हाल ही में हमारी क्या डील हुई है भाई, अमेरिका से हम लोग बहुत सारी ड्रोन लेने वाले हैं, आपको पता है, जो लड़ाकू ड्रोन है। इसी तरीके से राफेल हमने फ्रांस से खरीदे। तो जो हमारी निर्भरता थी, चाहे वो रशिया पर हो चाहे अमेरिका पर हो, वो निर्भरता काफी हद तक अब थोड़ा सा जो है आत्मनिर्भर भारत के बढ़ने के बाद इन चीजों में कम होगी। डिफेंस सेक्टर में हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मोस हमने किसकी सहायता से बनाया, रशिया की सहायता से। किसको हमने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत ने अभी तक की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डील मानी जा रही है डिफेंस सिस्टम में भारत की, जो भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देगा। ठीक है, तो फिलीपींस ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, लगभग जो इसकी क्षमता बताई जाती है 3700, ठीक है, 3700 किलोमीटर दूर तक अपने ये टारगेट को हिट कर सकता है। भाई इस चीज को भी पूछ सकता है, क्योंकि स्वदेशी निर्मित है, हाल ही में चर्चा में रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको उसके बारे में जाननी चाहिए। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है, तो भारत रत्न, अगर मैं बात करूं भारत रत्न भाई 1954 से भारत रत्न देना शुरू हुआ। भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो हुआ 1954 से देना शुरू हुआ। ठीक है, तो भारत रत्न भाई आपको पता है, जिसे भारत रत्न मिलता है, शायद आपको ना पता हो तो ये जानना जरूरी है। उसको उसके लिए क्या होता है भाई, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। अगर वो रेलवे में सफर कर रहा है तो क्लास ए श्रेणी में वो बैठ सकता है फ्री में, साथ ही साथ आजीवन उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे भारत रत्न मिलता है, मे बी आई थिंक, अगर ठीक है इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, भारत रत्न में कभी मेरे ख्याल से टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो भारत रत्न के अगर हम बारे में बात करें, सर्वप्रथम किसको मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1957 में, सॉरी 1954 की अगर हम बात कर रहे हैं, इनको यहां पर मिला था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इनके साथ 3 लोगों को भी मिला था। तो इन्हीं का नाम पहले क्यों आता है, देखिए 3 लोगों में से भी जो पहले, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तीनों ही क्लास में फर्स्ट आए, लेकिन मैंने इन्वाइट किसको करा, मैंने ए बी और सी तीनों ही लोग क्लास में फर्स्ट आए। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले सी को इनवाइट कर दिया। ठीक है, कि आप स्टेज पर अगर प्राइज ले जाओ, मैं आपसे बोलूं कि पहले प्राइज किसको मिला, तो आप बोलोगे नंबर 1 रैंक को मिला, लेकिन तीनों ही नंबर 1 रैंक पर है, लेकिन एक का नाम पहले बता रहा हूं तो आप सी का बताओगे, ऐसा नहीं है ए इससे कम है। तो यहीं पर यही किस्सा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1954 में, इनके साथ साथ हमने देखा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, सी राजगोपालाचारी। साथ ही साथ इनके साथ किसको मिला था भाई, इनके साथ जो मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी इनके साथ साथ मिल चुका है। तो इस चीज को नोट कर आप लिख सकते हैं। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, भाई भारत के प्रथम साहित्यज्ञ जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए भारत के प्रथम नोबेल प्राप्त करता है साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको भारत रत्न कब मिला भाई, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला था 1990 में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, इनको भारत रत्न कब मिला, 1966 में। तो ये चीजें लिख सकते हैं, बाकी ये चीजें आपको बता दी है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक और चीज, लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, लता मंगेशकर हाल ही, मतलब स्वर कोकिला इनको कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्वर कोकिला शायद, हाँ इनको कहा जाता है। तो 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। भाई पूछ सकता है, एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया था, क्योंकि करंट से भी रिलेटेड है, स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, क्योंकि हाल ही में निधन हुआ है। बहुत बड़ी महान जो गायिका रही है। ठीक है, एक काफी दशक तक इन्होंने राज करा है भाई सिंगिंग पर। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में किसे मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को मिला था, ये आपको पता होगा 2014 में। ठीक है, 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर को। लास्ट टाइम कब दिया गया था, 2019 में। ठीक है, 2019 में दिया गया था लास्ट टाइम। 2019 के बाद से अभी आपका 23 चल रहा है, तो फिलहाल के लिए 23 तक किसी को नहीं दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को मिला था, एक तो प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनको मिला था। साथ ही साथ भूपेन हजारिका को मिला था, ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख, तो इन 3 लोगों को जो है 2019 में भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। विश्व भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व भुखमरी सूचकांक भाई हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करेगा भाई, भुखमरी जारी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या जारी करेगा, जो भ्रष्टाचार से आपका जो सूचकांक होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार और धारण सूचकांक, ठीक है। तो भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार और धारण सूचकांक कौन जारी करता है भाई, ये करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। लेकिन आपको भुखमरी सूचकांक बताना है कौन जारी करता है, तो ये करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हिल्फा, ठीक है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हिल्फा इसको जारी करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास है, निम्न में से किस संघ प्रशासित प्रदेश में मंत्री परिषद चुनी जाती है? तो यहाँ पर कौन सा यूटी है भाई, अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है, मंत्री परिषद चुनी जाती है। वैसे तो आपको पता होगा, देखिए भाई हम बोलते हैं ना दिल्ली, केजरीवाल का हमेशा रोना रहता है, केजरीवाल जी क्या कहते हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, परंतु नहीं बना सकते हैं। क्यों? दिल्ली की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है। मान लीजिए अगर कोई राज्य है भाई, राज्य के पास क्या होता है, राज्य के पास पूरी पावर है। मान लीजिए यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं, राज्य के पास क्या पावर है भाई, राज्य की पुलिस उसके कंट्रोल में है। अगर वो बोलते कि हम पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो केंद्र को अपनी लानी पड़ेगी, या फिर राज्य बोलते ऐसे रूट डाइवर्ट है, हो सकते हैं इनके कॉन्ट्रडिक्शन हो, बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला जाए, ये जीत जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो तकलीफ दी जाएगी वो तो केंद्र सरकार को मिल जाएगी। अब मान लीजिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मोदी जी को अपने राष्ट्रपति भवन या फिर संसद जाना है, रास्ते में केजरीवाल अपनी पुलिस खड़ी करके कह देंगे भाई ये रास्ता बंद है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, आपको पता है भाई, ठीक है। दिल्ली में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनकर आता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था होती है। ये चीज आपको नोट करनी है, दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ साथ एक तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर मैं बात करूं लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है दिल्ली के, काफी चर्चाओं में रहते हैं, इनकी और केजरीवाल जी की बनती नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिलता है बार बार मीडिया के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहीं ना कहीं वो केंद्र का कंट्रोल में काम करते हैं, या फिर सीधी सी बात है वो वैसे तो स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रहता है उनका झुकाव कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना कौन है भाई, विनय कुमार सक्सेना आपके एग्जाम में पूछा था, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना क्या है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है। ये आपका ये उस समय अलग थे, ठीक है, तो उस समय अलग थे भाई, 2021 में पूछ लिया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। एक चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ भी यूटी है, लेकिन यहाँ पर राजधानी, यहाँ पर क्या होता है, चुनाव नहीं होते हैं, आपको पता होगा। चंडीगढ़ अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्तों की राजधानी है। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बजाय क्या होता है, यहाँ पर आयुक्त होता है, ठीक है। तो आयुक्त यहाँ पर बैठता है भाई, ठीक है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में चंडीगढ़ में कि कौन शासन करता है, तो आयुक्त करता है, ठीक है। आयुक्त का याद रखिएगा, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, इस चीज को आपको नोट करना है। सॉरी, आयुक्त या प्रशासक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आयुक्त या हमने क्या बोला इसको, प्रशासक लिखिएगा, ठीक है, प्रशासक ज्यादा बेटर रहेगा, प्रशासक, ठीक है, प्रशासक लिखिएगा। चंडीगढ़ में कौन उसको सुप्रीम होता है, प्रशासक उसका सुप्रीम होता है। बाकी दिल्ली के अलावा पुदुचेरी भी ऐसा राज्य है जो यूटी होने के बाद जहां पर क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा, भाई आपको पता है संविधान सभा ने मिलकर क्या करा था, भारत का संविधान का निर्माण करा था। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जहां पर सच्चिदानंद, जहां पर क्या होता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है इसकी 11 दिसंबर 1946 को। तो दो बैठकें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही रट लेना। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अलग अलग समितियां थी भाई, ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। संघ शक्ति यानी जो संघ मतलब क्या होता है भाई, केंद्र के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो संघ शक्ति, केंद्र की शक्ति आपको सीधा पता है, प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं भाई बहुत हाई फाई ये समिति थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो सरदार वल्लभ भाई ने आपने क्या करा है, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनका एकीकरण किसने करा भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके सचिव थे शायद वीपी मेनन जी, उन्होंने करा है।
इसके साथ अब ये क्यों बताया आपको, इसको बताने का तर्क ये है कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा आपको जानना चाहिए, प्रांतीय समिति, ठीक है, तो प्रांतों को इकट्ठा करा तो प्रांतीय समिति, ठीक है, प्रांतीय समिति, तो प्रांत से आपको याद हो गया होगा कि छोटे छोटे जो प्रांत थे, इन प्रांतों को एकीकरण किसने करा, वल्लभ भाई पटेल ने करा। इसी प्रांतीय समिति के इनको क्या करा गया भाई, अध्यक्ष बनाया गया। एक इनको इसके साथ साथ मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, प्रांतीय समिति के साथ साथ, ठीक है, इस चीज को नोट करना है, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक, ये चीज नोट कर लिएगा, अल्पसंख्यक, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति, ठीक है, ये तो बच्चे को पता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी बात कर रहा हूं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे मीठी पानी की झील, ठीक है, ये सुपीरियर झील है भाई, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है भाई, सुपीरियर झील हो जाएगी। किन दो देशों के बीच स्थित है यहां पर आपको बताना था, तो सुपीरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा होम्स कर एक आप याद करते हैं, याद करने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा, होम्स कर बेसिक तरीके से लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी क्रम से पूछ रहे तो क्रम भी आपको याद होना चाहिए, उसको याद कर लीजिएगा, फिलहाल ये क्रम नहीं है, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा, ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूरॉन झील कहां पर है, अमेरिका में है। ओ से ओंटारियो, ठीक है, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन हो जाएगा, ई फॉर इरी हो जाएगा, और एस फॉर सुपीरियर, ठीक है, तो ये पांचवी झील कहां पर है भाई, अमेरिका में स्थित हो जाएंगी, ठीक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और आपका सुपीरियर झील, तो पांचवी झील कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो जाएंगी, और जिसमें से सुपीरियर जो है मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है नहीं है, ये बहुत फंडे वाली चीजें हैं, ठीक है, तो सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, वांडीवास का युद्ध, अगर मैं बात करूं वांडीवास का युद्ध भाई, ये फ्रांसीसियों ने करा था, किसके विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध करा था, बिल्कुल करा था, तो ऑप्शन ए ही आपका सही है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है भाई, सही हो जाएगा। वांडीवास का जो युद्ध था ये किसने करा था भाई, फ्रांसीसियों के विरुद्ध करा था, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने करा था। बात करें वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, आपसे तिथि भी पूछ लेता है, तो 22 जनवरी 1760 को, ठीक है, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध ये कब हुआ था भाई, खेड़ा का युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, ठीक है, खेड़ा का युद्ध हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था खेड़ा का युद्ध, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 को। अगला है आपके पास जलियांवाला युद्ध, तो जलियांवाला कांड आपको सभी को पता है, बेसिक सा प्रश्न है, 13 जुलाई, ठीक है, 13 अप्रैल करिएगा इसको, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था भाई, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला है बक्सर का युद्ध, बार बार आती है, बार बार आता है और बेसिक सा प्रश्न गलत हो जाता है, तो अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था आपका, बक्सर का युद्ध हुआ था, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, ठीक है, तो बाल्टिक देश नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नहीं है। बाल्टिक देश का मतलब आपको क्या समझना है भाई, बाल्टिक देश का क्या अर्थ है, सीधा सीधा यहाँ पर कह रहा है बाल्टिक देश। अगर आपने रशिया का मैप देखा होगा तो रशिया सोवियत संघ के विघटन से पहले रशिया क्या था भाई, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। यहाँ विघटन होने के बाद क्या हुआ, रशिया से टूटकर 15 देश बने, जो कि आपने देखा होगा वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाल्टिक देश नहीं है, हमें बताना है कौन सा बाल्टिक देश नहीं है, तो बेलारूस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा भाई। बेलारूस क्या है, बाल्टिक देश नहीं है। इसका विघटन कैसे हुआ था, बेलारूस देश कैसे बना, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है, जिसको हमने बोला सोवियत संघ, ठीक है, जो 15 देश थे ना जो वर्तमान टूट के बने हैं, तो ये पहले रशिया के ही पार्ट थे। बाद में जब विघटन हुआ 1991 में रशिया का, तो बेलारूस देश बनकर निकला, इसीलिए ये बाल्टिक देश नहीं है। बाकी लिथुआनिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आपके तीनों ही क्या है, बाल्टिक देश स्थित हो जाएंगे। इस चीज को नोट कर चलना है, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 में, ठीक है। डेट भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है रशिया,
तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। देखिए 91 सबको याद रहता है, ऐसी चीजों की डेट याद करनी चाहिए। अमूमन मैं आपको बोलता हूं डेट याद करने से बचिए, लेकिन ऐसी डेटों को आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके पास है भाई, पोंडुचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पोंडुचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? आपने पढ़ा होगा इतिहास में, इंपॉर्टेंट है। पोंडुचेरी की संधि की अगर मैं बात करूं तो कब हुई थी भाई? जनवरी 1754 में होती है, ठीक है। जनवरी 1754 में क्या होता है? पुडुचेरी की संधि होती है। और किस किस के बीच ये होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो संधि होती है अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच होती है, पुडुचेरी की संधि जनवरी 1754 में। इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। अगला है आपके पास पुडुचेरी संधि। ये आपको देखना है कि जब सेकेंड कर्नाटका युद्ध समाप्त करने के लिए ब्रिटिश को फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था, ठीक है। तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश को फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। तो यहीं पर क्या हुआ, यह युद्ध जो समाप्त हुआ था पौंडुचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ था जनवरी 1754 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई? अच्छा, बौद्ध संगति आपने सुना होगा, इतिहास में क्या हुआ भाई? गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अनेक संगतियां हुई, ठीक है। तो अलग अलग राजा आए, उनके शासनकाल में हुई। बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो आपने पढ़ा होगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी भाई? 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है। 250 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इस समय राजा कौन था, यह आपको याद रखना है कि इस समय राजा था, राजा हो जाएगा इस समय आपका अशोक, ठीक है। अब कहां पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक के शासनकाल में होती है और पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। पाटलिपुत्र में होती है, इस चीज को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति कब होती है भाई? ये हुई थी आपकी 283। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले तो इस चीज का आंसर करिएगा, ठीक है। बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था भाई, यहां पर मैं प्रथम बौद्ध संगति बता रहा हूं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूं तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में होती है। और यहां पर जब राजा होता है, ठीक है, तो पाटलिपुत्र में हुई थी भाई, ठीक है। ये आपको बताया कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक। नहीं, ये पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में, ठीक है। तो राजगृह में हुई थी, सॉरी, ठीक है, राजगृह में हुई थी भाई। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। थोड़ा सा यहाँ पर ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है भाई, यह कंफ्यूजिंग चैप्टर है, हमेशा कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूं कब हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगति आपको लिखनी है भाई, ठीक है। तो 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। कहां पर? वैशाली के अंदर हुई थी, ठीक है, वैशाली के अंतर्गत हुई थी, ठीक है, वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। और इस समय राजा कौन था? अगर हम बात करें इस समय राजा की, तो कालाशोक इस समय राजा था, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक इस समय राजा था। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। तो जो पहले गलत बता दिया था उस चीज को करेक्शन करिएगा। 250 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था भाई? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी ये वाली, ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन था भाई? इस समय था अशोक, ठीक है। अशोक इस समय अध्यक्ष हो जाएगा। पाटलिपुत्र की बौद्ध संगति 250 ईस्वी में हुई थी, ये सही उत्तर है। इसी के दौरान क्या हुआ? अधिधम्म पीठक की स्थापना हुई। आपको पता है अशोक ने क्या करा था भाई? कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो हुआ था, बहुत रक्त को देखकर उनका जो मन को हुई थी पीड़ा पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने क्या करा? कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म अपना लिया। जो चौथी बौद्ध संगति है ये कब घटित हुई थी आपसे पूछता है। तो अगर मैं बात करूं चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी 98 ईस्वी में, ठीक है, 98 ईस्वी में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। और ये कहां पर हुई थी भाई? ये हुई थी कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन में, कुंडलवन में हुई थी। और किसके शासनकाल में? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। आपको नोट कर चलना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी बौद्ध संगतियां इंपॉर्टेंट है भाई। टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, पहली 483, 383, 250 और 98 ईस्वी में। ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? तो भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है आपको बताना है। अगर हम सर्वप्रथम भारतीय मानक समय की बात करें तो यूपी के मिर्जापुर में स्थित, ठीक है, यूपी के मिर्जापुर, वही मिर्जापुर भाई जो कालीन भैया वाला है, ठीक है, मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर में 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है क्या? हमारा ये
मानक समय, ठीक है, पूर्वी देशांतर, इस चीज को भी लिखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि कहां से लिया गया है, 82.5 डिग्री यूपी के मिर्जापुर के नैनी से, ठीक है, लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित किया गया है। अब इससे होकर कौन से राज्य नहीं गुजरते हैं, ठीक है, तो ट्रिक आपने अलग अलग ट्रिकों से याद करा होगा। एक तो यूपी से गुजरता है भाई, एमपी से गुजरता है, आपको पता होगा यूपी एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र इनमें ऐसा राज्य है जहां से होकर क्या गुजरती है भाई, कर्क रेखा गुजरती है प्लस मानक रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ को मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां से मानक रेखा प्लस आपकी कर्क रेखा गुजरती है, दोनों ही, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, साथ ही साथ उड़ीसा से गुजरती है आपकी, ठीक है, उड़ीसा से। और इसके अलावा कहां से गुजरती है भाई, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। तो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहां पर ऑप्शन अगर देखेंगे यूपी से गुजरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, हिमाचल से कोई औचित्य नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इस बार हम इसको मैप के थ्रू अगर देखेंगे, ठीक है, तो मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूपी है भाई, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपका यूपी है, ठीक है, तो यूपी उत्तर प्रदेश ये है भाई, उत्तर प्रदेश जनपद, यहीं से आपकी जो है नैनी, ठीक है, नैनी प्रयाग के पास यूपी में, यहां से जो मानक रेखा आपकी जा रही है, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। तो यहां से जाते हुए ये जाएगी भाई सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में जा रही है, ठीक है, इसके बाद जा रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपने देखा उड़ीसा में जा रही है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर राज्य देख लिए होंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं जाती है, ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा आपको मैंने पहले भी बताया था, कर्क रेखा इस तरीके से जा रही है, सबसे पहले गुजरात से होते हुए जाती है, ठीक है, इसके बाद एमपी में जाती है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके बाद जाएगी आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा, तीनों ही राज्यों, सॉरी 8 राज्यों से कुल गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ट्रिक उस दिन आपको बताई थी, ग र म, ठीक है, छ झा पत्रमी, ठीक है, गरम छज्जा पत्रमी, इसको एक साथ बोलेंगे 8-9 बार, याद हो जाएगा, गरम छज्जा पत्रमी, बार बार बोलते रहिए, गरम छज्जा पत्रमी, तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो क्रम है, इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इस चीज को आपको याद हो जाएगा इजीली, क्योंकि वो पूछ लेता है। यहाँ पर कंफ्यूजन कहां पर होता है, मणिपुर के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि मणिपुर जो है मिजोरम से लगता हुआ है, कल ही आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप में समझाया था ना, मणिपुर और मिजोरम लगते हुए हैं भाई दोनों। तो ऑप्शन डी देता है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी में मणिपुर दे देता है और डी ही आंसर होता है। लेकिन अब थोड़ा सा आयोग समझदार हो गया है, उसके जो अध्यक्ष है, सॉरी उसके एक्सपर्ट है, वो भी एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई, वो भी अच्छा प्रश्न दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, तो राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग लगेगा तो आपको पता है भाई 14 दिन के भीतर में राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। और उसके बाद ये क्या होगा कि कितने लोगों, राष्ट्रपति के मामले कितने सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्ताव लाने के लिए कितने होने चाहिए, प्लस एक है कि सदस्यों के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सी, ठीक है, जो सदन में आरोप लगाए उस सदन का 3/4, ठीक है, ये जो सदन में आरोप लगाए उसके 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके झारखंड पीसीएस में, ठीक है, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल आपको देखने को मिलते हैं, पॉलिटी से थोड़ा गहराई वाले क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 3/4, ठीक है, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के 3/4 लोगों पर क्या है, साइन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज को नोट करिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जो सदन आरोप लगाएगा सदन का 1/4 होगा, 3/4 नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा भाई इसका, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 50 मेंबर, 1/4 मतलब 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए, ठीक है, 50 मेंबरों के ना हस्ताक्षर होने चाहिए जब प्रस्ताव लाया जाएगा। जब आपने 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1/4 लोगों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी, ठीक है। इसके बाद जब इसको पारित कराना पड़ेगा तो 2/3, ठीक है, पारित कराने के लिए 2/3 चाहिए होते हैं।
मतलब प्रस्ताव लाया जाएगा तो 1/4, वो भी जब सदन में मौजूद होंगे। ऐसा नहीं कि आपने भाई जो सांसद है घर से ही उसने साइन कर दिया, ऐसा नहीं है। सदन में जो मौजूद होंगे, जो सदन आरोप लगाए उस सदन के 1/4। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सदन में आपको पता है भाई आपकी 540 सीटें, 540 में से क्या है आपके 100-150 आए नहीं, उनमें से भी जो संसद में मौजूद है उन्होंने किसी ने हस्ताक्षर नहीं करे, तो आप जो घर पे उनसे लिखवा के लाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो संसद में मौजूद है, मौजूद सदस्यों के 1/4 यानी 50% जो 50 लोग होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाकर ये संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद जब उसको पारित किया जाएगा तो 2/3 बहुमत के साथ उसको पारित करना अनिवार्य है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कार्टर जोन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टर जोन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, देखिए भाई कार्टर जोन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये आपको बताना था। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जैव सुरक्षा। जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टर जोन प्रोटोकॉल। इसी तरीके से आपने सुना होगा, इसको क्या करा गया था भाई 2000 में तो अपनाया गया था, ठीक है। 2000 में इसको क्या करा गया, अपनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अपनाया गया। ये शायद मेरे ख्याल से हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है। हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जहां भी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है वन लाइनर तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कार्टर जोन प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा से, 2000 में इसको अपनाया गया था। साथ ही साथ लागू कब हुआ था, 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। ये टाइप का ना कार्टर जोन आपने सुना होगा, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। कहां पर हुआ था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। तो कार्टर जोन एक, कार्टर जोन भी शहर का नाम है, ठीक है। तो उसी शहर के नाम पर अपनाया गया, तो इसको कार्टर जोन प्रोटोकॉल नाम से जाना गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसी की तरह है भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही इसको अपनाया गया था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो इस चीज को देख लिया आपने, स्टार मार्क करा। तो पागलपंथी विद्रोह मजमून साहब चिराग अली शाह, तो पागलपंथी विद्रोह मजमून साहब अली चिराग अली शाह के समय हुआ था, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला है यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह चिराग अली के शाह के समय नहीं हुआ था भाई। तो फिर ये किसके समय हुआ था, ये हुआ था करम शाह, ठीक है। इसके नेता जो थे वो करम शाह थे, करम शाह के जो पुत्र थे, ठीक है। करम शाह के पुत्र, इसके नेता तो करम शाह थे, लेकिन जो इसके जो नेता माने जाते हैं, प्रमुख नेता इनके पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। सॉरी, करम शाह माने जाते हैं। करम शाह जो पुत्र थे टीपू के, ठीक है, टीपू के पुत्र थे, और इसी के जो नेता माने जाते हैं पागलपंथी विद्रोह के, करम शाह माने जाते हैं। तो करम शाह किसके नेता थे भाई, पागलपंथी विद्रोह के। कोल विद्रोह के, बुद्धों का भक्त, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। संताल विद्रोह सिद्धू वनाहू, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह चितर सिंह, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों ही सही है। पागलपंथी विद्रोह करम शाह के समय हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रमुख टीपू थे, और ये कहां पर हुआ था भाई, पागलपंथी विद्रोह अगर पूछ लेगा तो बंगाल में हुआ था भाई, बंगाल में हुआ था भाई, ठीक है। तो ज्यादातर जो आंदोलन है पहले में कहां देखने को मिलते हैं, बंगाल में ही मिलते हैं। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था करम शाह के समय हुआ था, या इसी के नेता थे, ये पुत्र थे किसके, टीपू के पुत्र थे, और ये कहां पर घटित हुआ था, बंगाल में। तो इस चीज को याद करिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास है, निम्न में से युद्धों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध अभी बताया था आपको, ठीक है। वांडीवास का युद्ध अभी बताया था। प्रथम कर्नाटका युद्ध, ठीक है, वेदना का युद्ध, और प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध। अगर मैं बात करूं वांडीवास का युद्ध, ठीक है, तो इन सब में सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था भाई, सबसे पहले आपको पता है क्या हुआ था कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटका युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था कब, ठीक है। प्रथम कर्नाटका युद्ध की अगर हम बात करें तो 1740 के आसपास हुआ था, ठीक है। 1740 से लेकर कब तक आता है ये, 1740 से लेकर 48 के बीच में आता है प्रथम कर्नाटका युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अभी बताया था ना, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच ये हुआ था प्रथम कर्नाटका युद्ध, ठीक है। तो दूसरा नंबर पहले नंबर पर आ जाएगा। किस क्रम में दूसरा पहले है, तो ऑप्शन बी आपका यहीं पर करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर जो तीसरा वाला है आपका, कौन सा, वेदना का युद्ध। अगर वेदना के युद्ध की बात करूं, ठीक है, तो तीसरा वाला लिखिएगा भाई, वेदना का युद्ध कब घटित हुआ था, तो नवंबर 1759, ठीक है, नवंबर 1759 को हुआ था आपका वेदना का युद्ध। तीसरे नंबर पर आपका पहला वाला है वांडीवास का युद्ध, अभी आपको कराया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था भाई, 1760 में हुआ था, ठीक है। 1760 में क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। लास्ट है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था, 1767, ठीक है। तो ये हुआ था 1767, इस चीज को नोट करिएगा,
67 से लेकर 69 तक, ठीक है, 1767 से लेकर 69 का आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो इसका जो क्रम बन रहा है, देखिए ऐसे चीजों में आपको एक ही चीज, अगर दो चीज भी आती होगी ना तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ए बी में घुमाता है या बी सी में घुमाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर पहला ही पता था कर्नाटका युद्ध, तो यहाँ पर ऑप्शन, अगर यहाँ पर ऑप्शन दो ऑप्शनों में अगर दो दो होता, पहले में दो दो होता तो आप फंस जाते। आपने देखा प्रथम कर्नाटका युद्ध आपको सीधा सीधा पता है कब हुआ था, 1740 में हुआ था, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें दो पहले था, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है भाई आपको बताना है, सही नहीं है। फिर से, ठीक है, तीर्थ यात्री कर समाप्त, तो ये क्या सही है भाई, तीर्थ यात्री कर अगर मैं बोलूं सही है तो ये गलत, ये तो सही है भाई, ठीक है। तो अकबर के द्वारा ये घटित किसके द्वारा हुआ था, अकबर ने जो तीर्थ कर समाप्त करा था 1563 में करा था। महजरनामा 1578, ये गलत हो जाएगा, महजरनामा, ठीक है, तो ये कब करा था भाई, 1579 का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका गलत है भाई, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है। दीन इलाही धर्म, सारे धर्मों को मिलाकर एक कर दिया था, दीन इलाही कब का है, 1582 का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त 1564, तो बिल्कुल सही है भाई, अकबर के द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। महजरनामा जो आता है 1579 का हो जाएगा, दीन इलाही 1582 और तीर्थ यात्री कर 1563 का हो जाएगा, ठीक है। दास प्रथा का अंत कब करा था, 1562 में, ठीक है, 1562 में क्या करा था भाई, दास प्रथा का अंत, ठीक है, दास प्रथा अंत कब करा था अकबर ने, 1562 में करा था। इसके अलावा अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत, ठीक है, इलाही संवत की शुरुआत करी थी 1583 में, नोट करके लिखिएगा, इलाही संवत, ठीक है, इलाही संवत, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलाही संवत, इलाही संवत, इसकी शुरुआत कब करी थी, 1583, और दास प्रथा का अंत करा था 1562। ये सारे ही कार्य करे थे अकबर के द्वारा, ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंट करके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास है, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई, पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई आपको बताना है। देखिए इन्होंने क्या करा था, पर्यावरण दिवस पर मिष्टी योजना तथा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत करी थी, तो दोनों ही सही हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना का शुरुआत करा था प्रधानमंत्री ने पर्यावरण दिवस के तौर पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए एक होता है एलसीडी, ठीक है, एक होता है आपके पास एलसीडी आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना घर में एलसीडी लगा दो, ठीक है, एलसीडी। एक आता है आपके पास एलईडी, दोनों में अंतर होता है। इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहले तो, ठीक है। एलसीडी का फुल फॉर्म, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड किसका होता है भाई, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो वर्तमान में आपने सुना होगा भाई, मणिपुर में क्या हो रखी है, भयंकर हिंसा चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं मणिपुर में आपको पता है पिछले 10-15 दिन से भयंकर चल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कुकी समुदाय, कुकी जनजाति कहां पर रहती है, इस चीज को नोट करिएगा, कुकी, ठीक है, कुकी जनजाति आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कुकी जनजाति कहां पर रहती है, मणिपुर के अंदर रहती है। इन्हीं जनजातियों के बीच थोड़ा सा आजकल शायद किसी चीज को लेकर वहां पर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसी समिति की, इसी की जांच के लिए सरकार ने क्या करा है कि एक कमेटी गठन किया। कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, ये चीज आपको बताना है। तो कमेटी यहाँ पर जो गठित की गई थी सरकार के द्वारा, अजय लांबा, ठीक है, अजय लांबा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, पूर्व रिटायर्ड जज अजय लांबा जी होंगे। इस चीज को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके वीडियो के पेपर में आ जाए। अगर वहां नहीं आया तो ये लिख कर ले लो, आपके आने वाला जो एसआई का एग्जाम है या फिर जो लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न कभी नहीं छोड़ता है आयोग, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं 100% बनते हैं, चाहे आपके कभी भी एग्जाम में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। ट्विटर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ट्विटर भी बहुत चर्चाओं में रहा है भाई, ट्विटर कंपनी, ठीक है, तो ट्विटर को हाल ही में आपको पता है एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क ने खरीद लिया है भाई। एलन मस्क वही टेस्ला के मालिक, ठीक है, टेस्ला जिनकी कंपनी हो जाएगी, या स्पेस एक्स के मालिक जो है
अमेरिका के दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क है। इन्होंने क्या करा, हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया और अब तो ट्विटर पे चार्ज भी लगता है भाई, आपको भी ब्लू टिक चाहिए तो चार्ज भी देना पड़ेगा। तो ट्विटर के जो सीईओ नियुक्त किए गए हाल ही में आपको बताना था, लिंडा याकारिनो, ठीक है, लिंडा याकारिनो को क्या किया गया भाई, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया। इस चीज को आपको नोट करना है। पहले कौन थे? भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे इससे पहले, ठीक है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे इससे पहले, इसके बाद लिंडा याकारिनो को बनाया गया। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो पढ़ा होगा आपने, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है भाई? अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे तो संसद में निहित होंगी, और संसद आपको बताया है 79 अनुच्छेद में आता है, और ये संविधान में आता है, ठीक है, संविधान की अवशिष्ट शक्तियां निहित होंगी संसद में। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 248 में, ठीक है। अनुच्छेद 248 में क्या कहा गया है? जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी केंद्र में निहित होंगी, अनुच्छेद 248 में कहा गया है। इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है, इस चीज को नोट करना है। और कभी आपने सुना होगा एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई संसद है, निरंतर अगर वो कितने दिन तक अब्सेंट रहे, उसकी सदस्यता चली जाएगी, तो लगभग 60 दिन, ठीक है। 2 माह कभी आ गया ना, तो 2 माह गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, 2 माह गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा ना, 2 माह, मान लीजिए आपका 2 माह है, तो 2 माह में आपको पता है अगर 30 और 31, ठीक है, तो ये तो 61 दिन हो जाएगा। मान लीजिए आपका अगर 30-31 का महीना चल रहा हो तो 2 माह गलत हो जाएगा। पूछेगा कि आपसे, ये इसीलिए पूछता है, ऑप्शन में 2 माह भी दिया होगा, 60 भी दिया होगा, और फिर दोनों भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको 60 के साथ ही जाना पड़ेगा। कोई भी सांसद अगर 60 दिन तक अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, निरंतर अब्सेंट होता है, तो उसकी सदस्यता क्या है भाई? चली जाएगी, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्र मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्र मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, जो मंत्री परिषद होती है ना, ये आपको पता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सीधी सीधी बात है ना, जब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां पर लाया जाएगा? लोकसभा में ही लाया जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से राज्यों में से कौन सा एक भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में अभ्रक, ठीक है, पहले भी बताया था आपको, भारत में लगभग 72% अभ्रक इसी राज्य में होता है। बता चुका हूं आपको, ये कौन सा राज्य हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लगभग 72% अभ्रक कहां पर होता है? भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला की खान कहां पर है भाई? बेलाडीला की खान, ठीक है, बेलाडीला की खान उड़ीसा में है। बेलाडीला की खान आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, घुमा फिरा कर, किस चीज के लिए है? लॉ अयस्क के लिए, ठीक है, लॉ अयस्क के लिए है, ठीक है। और यहां से लॉ अयस्क जो है किसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? तो जापान को। क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी कि भारत किसको लॉ अयस्क एक्सपोर्ट करता है, तो जापान को करता है। लॉ अयस्क की खान कौन सी है? बेलाडीला की खान उड़ीसा में स्थित हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा थोरियम, ठीक है, थोरियम आपको बताया कहां पर होता है भाई? थोरियम भारत में, थोरियम कहां पर होता है? थोरियम, ठीक है, तो केरल में होता है थोरियम। इस चीज को लिखेगा। और एक आपको बताया ना, तमन्ना, हीरा पन्ना, ठीक है, तो पन्ना की खान कहां पर है भाई? पन्ना की खान मध्य प्रदेश में हो जाएगी। किस चीज के लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की खान। एकमात्र भारत का राज्य कहां पर? मध्य प्रदेश में। कौन सा? पन्ना, ठीक है। तो सुना भी होगा आपने, तो कौन सी पुष्पा वाली मूवी थी, ना पन्ना हीरा तमन्ना, कुछ इस तरीके से गाना था, इस चीज से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। मगध राज्य की राजधानी थी, तो यहां पर आपको बताना है 79। देखिए, 16 महाजनपदों में से मगध एक जनपद था, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था आपके पास, 16 महाजनपदों में पहला जनपद कौन सा था? तो मगध था भाई, सभी को पता है, पढ़ा है किताबों में। लेकिन ये यूपीएसएससी में क्वेश्चन आ चुका है और उसने डिलीट करा है भाई। अब उसने उसका आंसर नहीं दिया, पता नहीं क्या करा, उसने किस जनपद को पहला जनपद माना, क्वेश्चन डिलीट कर दिया था कि पहला जनपद मगध को उसने नहीं माना। जो मगध की राजधानी थी ये आपको बतानी है, कौन सी थी मगध की राजधानी? तो राजगृह, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से राजगृह क्या थी? मगध की राजधानी थी। इस चीज को नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन बी आपने सुना होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, वैशाली की क्या थी भाई? वज्जी की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या थी भाई? वैशाली की राजधानी हो जाएगी वज्जी की। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेगा। और कुरु की, ठीक है, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु की, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ,
ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला, हाँ इसकी राजधानी कुरु थी, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है कहीं, इस चीज को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास है, सरकार के किसी प्रणाली को भारत सरकार के वेस्टमिंटर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो सरकार के किस प्रणाली को भारत सरकार के वेस्टमिंटर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी प्रणाली है जिसको वेस्टमिंटर के रूप में भी जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी, संसदीय प्रणाली को क्या होता है भाई? वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए, आपको नया क्वेश्चन लगा होगा। वेस्टमिंस्टर यानी सरकार का एक टाइप का लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली होती है उसी को वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है, यानी संसदीय प्रणाली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके पास है, शिवाजी की राजस्व नीति थी। तो शिवाजी की राजस्व नीति, मैंने आपको पहले बताया था एक दिन, शिवाजी की जो राजस्व नीति थी, मलिक अंबर की जो राजस्व मलिक अंबर, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको शायद पहले, मलिक अंबर की कार्ड प्रणाली से प्रेरित थी। ठीक है, किससे प्रेरित थी? तो मलिक अंबर की, ठीक है, मलिक अंबर की कार्ड प्रणाली से प्रेरित थी, अंबर, ठीक है, मलिक अंबर की कार्ड प्रणाली से प्रेरित थी शिवाजी की राजस्व नीति। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। जो 1/4 भाग था, ठीक है, उसको लिया जाता था, इस चीज को नोट करना है। और यहाँ पर पूछा राजस्व नीति कैसी थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी सही हो जाएगा, इनकी जो राजस्व नीति थी रैयतवाड़ी थी। ठीक है, जागीरदारी प्रणाली को उन्होंने समाप्त करा था। कौन सी प्रणाली को? जागीरदारी, ठीक है, जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करा था। जागीरदारी प्रणाली समाप्त करके उन्होंने रैयतवाड़ी को लागू किया था। तो ये चीज याद करिएगा, कभी ये प्रश्न भी पूछता है जागीरदारी, ठीक है, जागीरदारी प्रणाली को, ठीक है, जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करा भाई, और उसके बाद लागू कौन सी प्रणाली करी? रैयतवाड़ी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, कौन सी प्रणाली थी? तो रैयतवाड़ी। और ये पूछेगा कि कौन सी प्रणाली को समाप्त किया? तो जागीरदारी प्रणाली को समाप्त किया, रैयतवाड़ी को लागू किया। और मलिक अंबर की जो कार्ड प्रणाली थी, इससे प्रेरित थी, जिसका 1/4 भाग था, वसूला जाता था। ठीक है, कौन सा कितना भाग वसूला जाता था, ये भी पूछ सकता है। तो 1/4 भाग वसूला जाता था। तो ऐसे टाइप के ही प्रश्न ना जीएस में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही प्रश्न रहते हैं। आलतू फालतू प्रश्न नहीं पूछता, बुद्ध का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब ने रटे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं याद नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास है, निम्नलिखित में से बंदरगाह में कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो स्थल रुद्ध, ठीक है, तो स्थल रुद्ध बंदरगाह कौन सा है आपको बताना है निम्नलिखित बंदरगाहों में से। क्वेश्चन नंबर 82 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है? हो जाएगा आपका स्थल रुद्ध बंदरगाह। स्थल रुद्ध का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो आपको अगर मैं बताऊं भारत में कितने बंदरगाह हैं, सबसे पहले नदिया बंदरगाह कौन सा है, प्रश्न आता है आपके पास, नदिया बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता, यहां पर आपने देखा कौन सी नदी के पास है? हल्दिया। ठीक है, हल्दिया नदी पर है कौन सा आपका? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो ये नदिया बंदरगाह हो जाएगा। इसके बाद पारादीप कहां पर हो जाएगा? ओडिशा में स्थित हो जाएगा। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जो आपका है स्थलबद्ध है, यानी इसका तीनों पार्ट जो है भाई जमीन से घिरा हुआ है, और जो इसका मुख है समुद्र की ओर खुला हुआ है। तो ये आपका स्थल रुद्ध बंदरगाह है, विशाखापट्टनम उसका सही उत्तर है। बाकी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, भारत का सबसे गहरा। ठीक है, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, विशाखापट्टनम सबसे गहरा, ठीक है, गहरा प्लस सबसे प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भाई? ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। इसके बाद एन्नौर, ठीक है, ये कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई भी बंदरगाह चेन्नई में है। फिर तूतीकोरिन, तो 3 बंदरगाह कहां पर है? एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित हो जाएंगे। कोच्चि बंदरगाह, जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, कब? 1498 में वास्को डी गामा कालीकीट बंदरगाह यहां पर ही आया था, कोच्चि बंदरगाह के पास। इसके बाद मंगलुरु, न्यू कर्नाटका में मंगलुरु बंदरगाह हो जाएगा। मर्मगोवा, गोवा में स्थित हो जाएगा। न्हावा सोवा, ठीक है, न्हावा सोवा ये कहां पर है? मुंबई में स्थित हो जाएगा। और सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का जो सबसे ज्यादा जहां से एक्सपोर्ट होता है, जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, वो यहीं पर हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। और आपने सुना होगा यहाँ पर कांडला बंदरगाह, ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है भाई? हमारा ज्वारिया बंदरगाह हो जाएगा कांडला। हाल ही के आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, कि भारत का एकमात्र ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये क्या है भाई? SEZ,
ठीक है। SEZ यहाँ पर लागू है। SEZ का मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह में है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चीजें देखिए मैप के थ्रू आपको बताया, कहीं ना कहीं इमेज रह जाएगी, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। अब देखिए सीधी सी बात है भाई, आपके जो करोड़पति है, अडानी है या फिर अंबानी जी है, गुजरात से है, तो कहीं ना कहीं जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई चीज है यहाँ पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है भाई? कांडला में, गुजरात के पास स्थित हो जाएगा और ज्वारीय बंदरगाह ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। और थोड़ा सा अगर आप बेटरली मैप के थ्रू समझेंगे तो ये देखिए भाई, विशाखापट्टनम बताया गहरा बंदरगाह, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा, हल्दिया कोलकाता में हो जाएगा, एन्नौर चेन्नई। लास्ट टाइम में आपका एक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था वो। उसने पता क्या पूछ लिया था कि ऐसे दे दिया था आपको, एक तो बंदरगाह ये दे दिया था ऐसे, ये इसके बाद ये दे दिया था, इसके बाद ये दे दिया था और इसके बाद ये, तो इसका क्रम पूछ लिया था उसने कि सबसे ऊपर नीचे में कौन है। तो आंसर तो सही था भाई, ठीक है, आंसर उसका आयोग हमने जो करेक्ट करके आए थे वो आंसर उसका सही था। बाद में जब उस पर रिट डाली गई ना, तो लड़कों ने इसका जो अक्षांश और देशांश है इसको भी पता लगा लिया। तो इस टाइप के प्रश्न इस बार नहीं आएंगे, लेकिन अब आपको याद करने का फायदा भी नहीं है। तो अक्षांश और देशांतों में हल्का सा इनमें 19-20 का अंतर है भाई। किसमें? यहाँ पर आपको मुंबई में गोवा और विशाखापट्टनम एक साथ ही दिख रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर कौन सा, विशाखापट्टनम है, लेकिन अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं में देखोगे तो अंतर आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम का, ठीक है। तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा, इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह का संग्रहालय का अवलोकन का शुभारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी तरह के संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया। तो गंगा अवलोकन, भाई गंगा कहां से निकलती है? गंगा तो कहीं से नहीं निकलती है, हम तो उत्तराखंड के स्टूडेंट है, हमें पता है। केंद्र में क्या पढ़ाया जाता है? गंगोत्री से निकलती है, लेकिन हमें तो पता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, यहीं से गंगा निकलती है। तो गंगा, उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गंगा अवलोकन, तो कहीं ना कहीं गंगा अवलोकन कहां पर है भाई? हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, ठीक है। माँ गंगा हरिद्वार में स्थित हो जाएगा। कि कौन सा अपनी तरह का पहला गंगा अवलोकन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने कहां पर किया? हरिद्वार उत्तराखंड में किया। अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगर आप किसी वेबसाइट को एक एक्सेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले दिखने वाला वेब पेज कौन सा पेज होता है? मान लीजिए मैंने बोला आपको कि आप क्या करिए, www.ukpsc.com खोलिए, ठीक है। तो आपने ये खोला, या फिर आपने क्या बोला, आपको यूकेपीएससी में इंटरेस्ट नहीं है, आपने फेसबुक खोल दिया, या फिर आपने यहाँ पर यूके फेसबुक में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपने क्या करा, मिंत्रा या फिर अमेजन की साइट खोल दी कपड़े वपड़े देखने के लिए भाई। तो जब भी आप कोई साइट खोलते हो तो याद रखिएगा जो पहला पेज खुलेगा तो वो होता है होम पेज, ठीक है। कौन सा पेज होता है भाई? होम पेज वो होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, होम पेज, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, पीढ़ियों के पूछी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपसे पूछा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। एक चीज आजकल बहुत चल रही है, आपने सुना होगा, ठीक है, एक चीज आजकल बहुत चल रही है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है भाई? ये एक तरीके का एआई है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर इस चीज के पास हर चीज का जवाब है, इससे आप कुछ भी पूछोगे ये आपको हर एक चीज बता देगा। तो ये क्या है? एक टाइप की एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किस पीढ़ी का हो जाएगा? ये 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा, 5th जनरेशन यानी 5G। कभी पूछेगा 5th जनरेशन में क्या आया है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नोट करके लिखिएगा। 5th जनरेशन में आपका आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि, जिसको हमने कहा कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा भाई, फिर आप बोलोगे वर्तनियां खराब है आपकी, ठीक है, तो हिंदी में लिख लेना। अब हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। तो प्रथम पीढ़ी आपके पास है भाई, प्रथम पीढ़ी आपको बताया, प्रथम पीढ़ी में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिख लेना, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में क्या आया था? वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, कोशिश कर लेता हूं यार, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आया था आपके फर्स्ट पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में आपका क्या आया था भाई? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हमें देखने को मिला था ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में देखने को मिला था ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में हमें देखने को क्या मिला था? आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप, आईसी चिप, इन चीजों को, या फिर इंटीग्रेटेड चिप हमें देखने को मिला था
थर्ड पीढ़ी में। तो तीनों ही पीढ़ियां इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। फर्स्ट पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी मतलब 2G 3G जो आप चलते हो ना आजकल, आप 4G चला रहे हो, तो ये जनरेशन वाली है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास है यहाँ पर, निम्न में से कौन कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्वरूप होता है। तो कौन कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्वरूप होता है, आपको बताना है यहाँ पर बाइनरी, ठीक है। डाटा स्वरूप यानी हमने बोला ना कि डाटा स्वरूप मतलब आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है, ठीक है। मेमोरी अगर मैंने आपसे बोला तो आपने बोला 128 जीबी बोला, ठीक है। तो 128 जीबी पूरी नहीं होती, आपको भी पता है। तो आप यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी नंबर 0-1 वाली चलती है ना, तो डाटा स्वरूप जो मेमोरी होती है इसको कहा जाता है बाइनरी। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस यानी बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है नेटवर्क, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। जेनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेवल नेविएटर आपका नेवियर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा विंडोज, ठीक है, विंडोज भी क्या है आपका, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में अंतर होता है, साथ ही साथ वेब ब्राउजर में अंतर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, इस चीज को याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, जेनेक्स, डॉस और नेवल एक्टर होता है। बाकी आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, नेटवर्क किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, राइट टू वॉक लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है। तो राइट टू वॉक, ठीक है, राइट टू वॉक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है भाई, पंजाब ने ये लागू किया है राइट टू वॉक, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवत मान है, ठीक है। भगवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने क्या करा है, हाल ही में राइट टू वॉक योजना लागू करी है और देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को सुलभ ऋण देती है। तो कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को सुलभ ऋण देती है, ठीक है। तो कौन सी एजेंसी होगी भाई, सदस्य देशों को सुलभ ऋण देगी, आईडीए, ठीक है। आईडीए यानी आईडीए क्या होता है भाई, आईडीए यानी कि सीधा सीधा आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आईडीए मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों को क्या होती है, सुलभ ऋण देती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बताया था कहां पर है, ये सीधा वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ये क्या करती है भाई, सदस्य देशों को सुलभ ऋण देती है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी ऋण देती है, लेकिन ये कंडीशनल ऋण देती है। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। आईएमएफ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप होते हैं भाई, वर्ल्ड बैंक, इस चीज को लिखेगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। इसके 5 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 5 भाग, ठीक है। 5 भाग कौन कौन से होते हैं आपने सुना भी होगा, ठीक है। 5 भाग अगर मैं बात करूं, पहला भाग कौन सा है वर्ल्ड बैंक का, तो आपने सुना होगा आईबीआरडी, ठीक है। आईबीआरडी इसका भाग होता है, ठीक है। दूसरा भाग की अगर मैं बात करूं, इसका कौन सा होता है भाई, दूसरा भाग मीगा, आपने सुना होगा, ठीक है। मीगा या आईडीए, आईडीए भी इसी का भाग है, ठीक है, आईडीए। तीसरा भाग इसका हो जाएगा आपके पास आईएफसी, ठीक है, आईएफसी। चौथा भाग इसका आपके पास हो जाएगा, ठीक है, आईसीएसआईडी, और चौथा भाग इसके 5वां भाग आपके पास हो जाएगा मीगा, ठीक है, MIGA। तो ये चीजें होती हैं वर्ल्ड बैंक के 5 भाग है, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। एक बार प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का भाग नहीं है, तो वहां पर ना याद नहीं आता। ये 5 भाग वर्ल्ड बैंक के हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन भाग किसके हैं, वर्ल्ड बैंक के ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो अभी आपको बताया था इससे पहले, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी भाई, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और क्या बताया था कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कहां पर वो लाया जाएगा, जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है सेट नंबर 3 का। थोड़ा सा सॉल्यूशन में देरी होगी कि इस चीज के लिए सॉरी, बाकी आपका सॉल्यूशन पेपर डालते रह रहे, सॉल्यूशन आपका आता रहेगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।